गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अब तक 2 क्लासेस करी है, ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। दूसरी क्लास में हमने ये देखा कि किस केस में SN1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, SN2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर क्वेश्चंस किया। और इसके अलावा हमने SN1 रिएक्शंस के रेट को कंपेयर करने पर भी कुछ क्वेश्चंस किए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले आज की क्लास शुरू करते हैं SN1 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताते हुए, है ना। तो क्यों ना हम थोड़ा हेडिंग लगाएं ऐसे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन। आज की शुरुआत हम लोग करते हैं SN1 रिएक्शन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातों को का निर्णय करने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ सीखने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, SN1 2 स्टेप में होता है ना। पहले स्टेप में RLG टूट जाता है R प्लस और LG माइनस में, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आपके मन में भी आना चाहिए, आया भी होगा कुछ लोगों के मन में। सर SN2 में तो न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ हो रहा है, तो सर उस केस में लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो एक बार बात समझ में आ रहा है कि चलो कोई चेंज लाने वाली चीज आ रही है, न्यूक्लियोफाइल आ रही है और लिविंग ग्रुप जा रही है। पर SN1 में प्रॉब्लम है। SN1 में बड़ी बात यह है दोस्त कि RLG बॉन्ड कार्बन से लिविंग ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड आपने पहले स्टेप में तोड़ दिया, R प्लस और LG माइनस। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने लिखा था SN1 में RLG क्या तोड़ा था, R प्लस प्लस LG माइनस, और अगले स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था, ऐसे RNU हुआ था दोस्त। एक बच्चा जानना चाहेगा कि सर ऐसे कैसे RLG अपने आप टूट जाएगा R प्लस और LG माइनस में। ये तो बड़ी विचित्र बात है सर कि RLG कार्बन से जो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड टूट जाए R प्लस और LG माइनस में, ऐसे कैसे अपने आप टूट जाएगा भाई। अगर ऐसे ही टूटना रहता तो ये हमेशा टूटा हुआ ही रहता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ये है Cl, तो सर ये SN1 देगा, तो ये ऐसे लिख देंगे इसको। अब अगर ये चीज ऐसे ही टूट करके लिखा जाना था तो ये हमेशा रहता, ये अपने आप कैसे टूट गया, ये सवाल उठना चाहिए। दरअसल यहां काम आता है सॉल्वेंट का। मेरी बात को समझे जरा, यहां काम आता है सॉल्वेंट का। कैसे सर? हमें चाहिए पोलर सॉल्वेंट। हमें क्या चाहिए? पोलर सॉल्वेंट। क्यों? वो क्या करेगा सर? पोलर सॉल्वेंट में 2 पोल्स बने हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सबसे अच्छा है, उसमें 2 पोल्स बने हैं, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। RLG समझिएगा जरा, मन लगा के समझा रहे हैं अभी। लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो जब ज्यादा होती है तो कार्बन से ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, छीनेगा, तो कार्बन पर डेल्टा प्लस आएगा और LG पर डेल्टा माइनस आएगा। कार्बन पर डेल्टा प्लस आएगा और LG पर डेल्टा माइनस आएगा। बोलो दोस्त, मानते हो? ये चार्ज तो है क्योंकि लिविंग ग्रुप
जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये बात तो समझ में आ रहा है। अब जो सॉल्वेंट है वो पोलर है, बिल्कुल। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है सॉल्वेंट का, पॉजिटिव पार्ट इसको सराउंड करता है। पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा दोस्त, ध्यान से देखो, पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, इस निगेटिव वाले को सराउंड करेगा। सॉल्वेंट का पॉजिटिव पार्ट इस निगेटिव को सराउंड करेगा, और सॉल्वेंट का जो निगेटिव पार्ट है इस पॉजिटिव को सराउंड करेगा। सराउंड करेगा, सॉल्वेट करेगा। क्या करेगा दोस्त, सराउंड करेगा, सॉल्वेट करेगा। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का पॉजिटिव पार्ट Lg वाले पर डेल्टा माइनस है उसको सराउंड और सॉल्वेट करेगा, और सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उल्टा बोल गया मैं लगता है, पॉजिटिव पार्ट इसको सराउंड करेगा, सॉल्वेट करेगा, और निगेटिव पार्ट R पर जो डेल्टा प्लस है उसको सराउंड और सॉल्वेट करेगा। ठीक है, जब ये सराउंड और सॉल्वेट करता है तो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है। इसकी चर्चा मैंने की है, यह बात हमने करी है कार्बोकैटायन के दौरान। जब सॉल्वेट करेगा तो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। ये जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है वो कार्बन Lg को तोड़ने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी का वो क्या कह सकते हैं दीवार होती है, उस दीवार को फांदने में, उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में यहां से जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हुई है वो मदद करती है, और तब जाके ये बॉन्ड टूटता है। यानी कि सॉल्वेंट ने जो सॉल्वेशन किया उसके कारण जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हुई, उसने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो बैरियर, वो एनर्जी के बैरियर को क्रॉस किसने किया, उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को सॉल्वेशन एनर्जी ने, और ये बॉन्ड टूट गया, कार्बोकैटायन बन गया। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर ये सॉल्वेंट नहीं होता, अगर ये सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्वेशन नहीं होता, सॉल्वेशन नहीं होता, सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बना का बना रह जाता, और बना का बना रह जाता, ये बॉन्ड नहीं टूटता, कार्बोकैटायन नहीं बनता, SN1 रिएक्शन नहीं होता। आपको पता है ना, SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होना अनिवार्य है, पता है। और जब यहां सॉल्वेशन ही नहीं होगा, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, तो इन सारी बातों का निष्कर्ष निकाल के बड़ा लाइन, हेडलाइन, हेडलाइन, दुनिया का कोई भी SN1 रिएक्शन एनहाइड्रस फेज में या गैसियस फेज में कभी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी SN1 रिएक्शन एनहाइड्रस फेज में या गैसियस फेज में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सॉल्वेशन नहीं होता, सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बना रहेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। पक्का क्लियर है? तो पहला पॉइंट हमारा आज का ये होगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, SN1 reaction does not take place in presence of anhydrous phase or gaseous phase, since solvation does not take place, since solvation does not take place, solvation energy does not get released, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर
remains intact and carbocation formation does not take place. क्या बात समझ में आ रही है दोस्त? बात समझ में आ रही है ना? सर चलो जरा उधर मिटा देते हैं, इधर भी मिटाएंगे पर पहले उधर मिटाते हैं, है ना, वो वाला चीज़। ऐसे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यह समझाने के लिए दिया था, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पे एक वर्ड आ रहा है दोस्त, एक लाइन लिखाते हैं, फिर उस वर्ड का मीनिंग बताएंगे। किताब में लिखा हुआ है, इतना समझने के बाद, सॉल्वोलिसिस प्लस स्टेबल कार्बोकैटायन फेवर्स SN1। क्या लिखे हैं सर ये लाइन? बताते हैं। देखो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा, बहुत बड़ी 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 चीज़ें चल रही हैं, आप ध्यान दो। मैं क्या कैसे समझाऊं आपको, कैसे समझाऊं आपको कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है ना। एग्ज़ाम में अगर आप दोगे, एग्ज़ाम में फिर नहीं बनेगा, बाद में फिर यही सब चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ अभी मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख जाओ, समझते होगे। चलो पहले यहाँ बात करते हैं। देखो, SN1 में कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, ये तो बात है, पर सर केवल कार्बोकैटायन एक फैक्टर थोड़े ना है, वहाँ चार फैक्टर। चलो लिविंग ग्रुप का फैक्टर हटा भी दे तो न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट और कार्बोकैटायन, कार्बन, अल्काइल ग्रुप, 3 फैक्टर है। अब सर कौन सा फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मैंने किसी को ज़्यादा बोला तो तुम क्या करोगे? उसी को मान लोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे, उसी के आधार पर निर्णय ले लोगे। समझ रहे हो? महत्वपूर्ण तीनों हैं, महत्वपूर्ण तीनों हैं, और इनफैक्ट चारों हैं, चौथा का भी रोल है, वो आपको बता रखा है मैंने। लेकिन स्लाइट, हल्का एडवांटेज, हल्का डिसीजन मेकिंग पावर अल्काइल ग्रुप के तरफ थोड़ा झुका हुआ है। बस इतना ही बोला, इससे ज्यादा मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। तो फिर भी मन में एक विचार आ रहा है, सर अगर कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया तब भी न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट देखना चाहेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर सॉल्वोलिसिस हो गया, सॉल्वोलिसिस हो गया और कार्बोकैटायन भी स्टेबल है, सॉल्वोलिसिस हो गया और कार्बोकैटायन भी स्टेबल है, तो SN1 का समझो दरवाजा खुला हुआ है। अब सर ये सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है? सॉल्वोलिसिस समझो जरा, ये वर्ड का मतलब, इसका मतलब होता है व्हेन सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा जी, देखो रिएक्शन में देखे होगे कि न्यूक्लियोफाइल कोई और होता है, सॉल्वेंट कोई और होता है। ऐसा होता है, एक चीज न्यूक्लियोफाइल है, एक सॉल्वेंट है। लेकिन सॉल्वेंट का काम क्या है? सिर्फ सॉल्वेट करना, अटैक करना नहीं, रिएक्ट करना नहीं। सॉल्वेंट का काम है सिर्फ सॉल्वेट करना। न्यूक्लियोफाइल का काम है रिएक्ट करना, अटैक करना। समझ रहे हो भाई? लेकिन जब सॉल्वेंट खुद सॉल्वेट भी करे और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक भी करे, रिएक्ट भी करे, तो इसका मतलब हो गया सॉल्वोसिस। व्हेन सॉल्वेंट, जिसका काम सिर्फ सॉल्वेट करना था, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने लगा, बॉन्ड तोड़ने लगा, अटैक करने लगा, तो वो सॉल्वोलिसिस हो गया। समझ रहे हो? बिल्कुल इसी तरह से एक वर्ड हम लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस। जैसे सॉल्वोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? हाइड्रो वर्ड पानी के लिए आ रहा है, वाटर जो कि सॉल्वेंट के रूप में लिया गया, वाटर
जो कि एक सॉल्वेंट का काम करने के लिए लिया गया, लेकिन वाटर सॉल्वेट भी कर रहा है और वाटर वहां न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक भी कर रहा है, तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस। व्हेन वाटर H2O एक्ट्स बोथ एज सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये हो गया मेरे दोस्त हाइड्रोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, अल्कोहलिसिस। अल्कोहलिसिस, अल्कोहल सॉल्वेंट के रूप में लिए, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है, ये हो गया अल्कोहलिसिस। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन में सॉल्वोलिसिस हो रहा है और स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो वो SN1 के दरवाजे एकदम समझो खुले हुए। अब कैसे मैं बताता हूं, पहले इस पूरे चीज को मिटाया जाए, इस पूरी चीज को मिटाया जाए। मिटा रहा हूं भाई, पूरा बोर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, देखो, एज ए टीचर हमने आपको बताया कि सबसे मुश्किल काम है ये डिसाइड करना कि कब होगा SN1, कब होगा SN2। मानते हो ना? तो अगर हम किसी तरह से ये पता कर लें, अगर हम किसी तरह से ये पता कर लें, और उसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, जिस हद तक हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कर पाए कि हाँ इस केस में SN1 होगा या इस केस में SN2, हमारा काम उतना आसान हो जाएगा। इसके लिए देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चार्ट बताने जा रहा हूं। एक किताब है रिटन बाय ऑथर पीटर साइक्स, उन्होंने एक डेटा दिया है, जो डेटा आपको बड़ा मजेदार लगेगा और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक चार्ट मैं बनाने जा रहा हूं, जरा उस चार्ट को देखेंगे। ठीक है, देखिए, यहां हमने लिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा है, और यहां हम लिया रेट ऑफ SN1। ठीक है, सॉल्वेंट के चेंज करने से किस तरह से रेट प्रभावित हो रहा है, मन लगा के देखिएगा। अच्छा, पहले आप एक बात बताइए, ये कौन है दोस्त? ROH कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये कौन है जी? वाटर। ये है वाटर, समझिएगा, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, अल्कोहल से वाटर की तरफ जाते हैं, पोलरिटी इंक्रीजेस। पोलर ये भी है, पोलर ये भी है, प्रोटिक तो ये भी है, H+ दे सकता है, जरूरत पड़ने पे ये भी दे सकता है। अच्छा, अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है, पढ़े थे ना? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है? SN1। मतलब अल्कोहल अगर हो तो SN1 अच्छा खासा होगा। हाँ सर, अल्कोहल है तो SN1 होना चाहिए अच्छा खासा। अब देखना चाहते हैं कि क्या है कहानी, देखो जरा मन लगाकर। अगर किसी क्वेश्चन में 100% इथेनॉल है, ETOH, इथेनॉल सॉल्वेंट क्या है? इथेनॉल 100%। तो अगर रेट ऑफ SN1 किताब कहता है 1 है, अगर एक पैरामीटर माने SN1 के रेट का स्टैंडर्ड माने कि 1 पैरामीटर है, अगर उसका अगर 100% इथेनॉल है, तो अगर 50% इथेनॉल और 50% वाटर अगर हो जाता है, तो रेट 60 गुना बढ़ जाता है इससे। देखो मन लगा अगर कुछ सिखा रहे हैं भाई, वाटर की एंट्री हो रही है, अल्कोहल था, इथेनॉल, SN1 अच्छा खासा होता है भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अच्छा खासा होता है SN1। मान लो उसको 1 मान लिया, और तुम कह रहे हो अब दूसरे केस में 50% इथेनॉल और 50% वाटर,
वाटर अगर 50% ले लिया तो इससे इसका रेट SN1 का 60 गुना बढ़ जाता है, 60 टाइम्स। और अगर मैंने 20% इथेनॉल ले लिया और 80% वाटर ले लिया, 20% इथेनॉल और 80% वाटर, तो इसका रेट 400 टाइम्स बढ़ जाता है, 400 टाइम्स। और अगर 100% वाटर लेते हैं, 100% वाटर, तो रेट हमारा 1600 टाइम्स बढ़ जाता है। क्या 100% इथेनॉल में 1 है और 100% वाटर में 1600 है? यानी कि अगर पोलरिटी इंक्रीज करती है, सॉल्वेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है और SN1 के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? दूसरी बात, कहीं ना कहीं राज की बात, भाई पानी अगर मिले, वाटर अगर मिले, समझो SN1 का रास्ता बहुत हद तक खुला हुआ है। पानी मिले, समझो क्वेश्चन में वाटर मिले, समझो SN1 का रास्ता बहुत दूर तक खुला हुआ है। सावधान दोस्त, इस लाइन के अलावा क्या मैंने ये कहा कि वाटर के केस में SN2 नहीं होगा? मैंने अभी तक ये नहीं कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि वाटर के केस में SN2 नहीं होगा। मैंने बस यही बोला है कि वाटर के केस में SN1 के रास्ते प्रबल हैं, SN1 के चांसेस प्रबल हैं, क्योंकि वाटर बहुत इफेक्टिवली सॉल्वेट करता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी होता है, उसकी पोलरिटी काफी होती है। ये डेटा आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। वाटर दिमाग में बैठ गया होगा आपके। एक और बात बता दें, थोड़ा सा लाइन लिखेंगे, ज्यादा समझाएंगे नहीं। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का होता है? 2 स्टेप का। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का होता है? 2 स्टेप का होता है ना। लेकिन वैसा SN1 रिएक्शन जिसमें सॉल्वोलिसिस हो रहा हो, ऐसा SN1 रिएक्शन जिसमें सॉल्वोलिसिस हो रहा हो, तो जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में देखा गया है वो 3 स्टेप का ग्राफ आता है ना। स्टेप 2 ही मान के चलो, पर पहला केस ये जो आपने बताया RLG को जो सॉल्वेट करने वाला प्रोसेस था, उसके लिए भी एनर्जी प्रोफाइल में एक मतलब स्टेप नजर आता है। यानी कि हम कहना चाहेंगे कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स, लेकिन ऐसा SN1 रिएक्शन सॉल्वोलिसिस वाला, इसका ग्राफ 3 स्टेप्स ग्राफ, 3 स्टेप ग्राफ होता है। ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा होगा। चलो एक बार फिर से मिटाते हैं इसको, एक बार फिर से मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा हम आपको एक क्वेश्चन से हल्का सा दिखाते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए जरा, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन लिया और इस पे बोल रहे हैं एक बार वाटर और एक बार एक्वस KOH या NaOH। देखो सवाल दोनों सेम है, अब दोनों में अंतर समझो। यहां वाटर है, इसका मतलब हुआ यहां पर इस क्वेश्चन में न्यूक्लियोफाइल भी वाटर हो गया, सॉल्वेंट भी वाटर हो गया। अगर ये एक्वस KOH, इसका मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल यहां
चलिए दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क इशू आया था, अभी वाईफाई डिस्टर्ब हुआ है। होप करते हैं थोड़ा अच्छे से काम करे। अगर थोड़ा डिस्टर्ब भी रहेगा तो आप थोड़ा सा उसको बियर करेंगे। चलिए, मैं कुछ बता रहा था, फिर से एक बार यहाँ बताता हूँ आपको क्या बता रहा था। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर से एक बार। हाँ, मैं कह रहा था वाटर लिए तो वाटर न्यूक्लियोफाइल भी है, वाटर सॉल्वेंट भी है। एक्वस KOH लिए है तो यहाँ OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वोलिसिस का केस ये हुआ। अब इससे सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया? देखो, ये जो कार्बन है, देखो ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखो, Cl आपका Lg है, लिविंग ग्रुप। मन लगा के बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Cl आपका लिविंग ग्रुप है और वो जुड़ा है कार्बन से। और ये जो कार्बन है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन के केस में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। अब आते हैं यहां, वाटर ही सॉल्वेंट, वाटर ही न्यूक्लियोफाइल, यानी कि बिल्कुल क्लियर रास्ता SN1 का है ये। और अगर एक्वस KOH ले रहे हैं, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, तो ये रास्ता SN2 का है। क्वेश्चन पकड़ना होगा, सर ये 2 डिग्री कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये SN1 SN2 दोनों कर सकता है, पर ये जो वाटर है ये कहता है मुझे SN1 कराना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट दोनों यही है। और यहां सॉल्वेंट है लेकिन न्यूक्लियोफाइल हमारा चार्ज है, चार्ज। यहां न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, यहां चार्ज है। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करता है। तो यानी कि आपको पहचानना पड़ेगा ये रिएक्शन SN1, ये रिएक्शन SN2। अब कैसे करेंगे सर? यहां से OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। देखिए जरा, अगर मैं वो बात करूं इसकी, अब समझ में आ गया है। नीचे वाले की पहले बात करता हूं, पहले नीचे वाले की। Cl है, OH माइनस अटैक करेगा यहां। जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, SN2 बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। तो बैक साइड अटैक होगा तो बताओ क्या होगा? ये मिथाइल रह जाएगा वेज पे और यहां आ जाएगा OH डैश पे। देखो, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन गया, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके अल्कोहल बन गया। SN2 रिएक्शन से SN2 में इन्वर्जन होता है, जो वेज पे था अब आ गया OH कहां आ गया? डैश पे। और अगर हम यहां बात करें इस क्वेश्चन में क्या होगा बताओ? इस क्वेश्चन के लिए अगर बात करें तो हमारा ऐसे है सर। सबसे पहले अगर हम H2O लेते हैं तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? सबसे पहले सॉल्वेशन होगा और ये Cl बाहर निकलेगा। सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है, अटैक नहीं होता न्यूक्लियोफाइल का, पहले कार्बोकैटायन बनता है, बन गया। अब यहां वाटर अटैक करेगा, अब यहां वाटर अटैक करेगा, यहां अप और डाउन दोनों साइड से। तो जब अप और डाउन दोनों साइड से अटैक करेगा तो क्या स्थिति हो जाएगा बताओ? मिथाइल, और एक बार यहां वेज पे भी आएगा OHH प्लस वाटर अटैक कर रहा है ना। बाद में क्या होगा? अब प्लस एक अभी लिखते हैं, बाद में क्या होगा वो तो लिखते हैं। यहाँ मिथाइल वेज पे है और यहाँ डैश पे आ गया OHH प्लस। ठीक है, समझो पहले, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे? H प्लस बाहर निकल जाएगा, H प्लस जहाँ से आया था बाहर निकल गया। और ये रास्ता कौन सा है? ये तो हमने बताया ही। ये रास्ता कौन सा है? SN1 का रास्ता है। इससे क्या बन जाएगा हमारा? ये मिथाइल और यहाँ आपका OH, ठीक है, और ये आपका हो गया ये मिथाइल और डैश पे OH।
H प्लस हटाने के बाद मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा ये SN1 में क्या हो रहा है, SN2 में क्या हो रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो आपके लिए एक क्वेश्चन आपको करना है, यहां करना है, करिए जरा आप, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। चलो दोस्त करो जरा इस क्वेश्चन को करो, 1 मिनट का समय है, करो करो, आपको करना है। करिए जल्दी करिए। देखो ये इतने देर में ये तो समझ में आ गया होगा कि SN2 है, बोलो समझ में आ गया ना SN2 है। तो जब SN2 है तो बैक साइड अटैक होगा, तो जब बैक साइड अटैक होगा तो यहां मिथाइल हो गया और यहां डैश पे था Cl, तो यहां OH वेज पे आ गया, ठीक है। वाटर अटैक करने जा रहा है, ये तो SN1 है, तो SN1 है तो पहले क्या होगा बताओ, Cl हटेगा प्लस, अब इसके बाद भाई देखो ऐसा है, रीअरेंज करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट, अरे भाई ये प्लस से आएगा ना, कार्बोकेटाइन बना है तो पहले रीअरेंज करेगा ये, जब ये रीअरेंज करेगा यहां से जो H है वो यहां आएगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ध्यान दो, H वहां चला गया, ये H यहां चला गया, प्लस यहां आएगा। अब ये मिथाइल को वेज पे मत दिखाना, मिथाइल को वेज पे मत दिखाना, क्योंकि जब प्लस यहां आएगा तो ये sp2 हो जाएगा, प्लस आएगा तो ये sp2 हो जाएगा, और अब वाटर अटैक करेगा, अब वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा अप और डाउन, सीधे मैं लिख देता हूं, अप और डाउन से दो नहीं बनने वाला, क्योंकि कायरल सेंटर नहीं बन रहा है ना, अटैक दोनों साइड से होगा अप और डाउन, लेकिन ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम रहेगा, इसलिए कायरल नहीं बनेगा, तो क्यों उसको दिखाने का, हम सीधे एक ऐसे वो अटैक करेगा OH प्लस, और जिस तरह से यहाँ H प्लस निकाले थे तो इसी स्टेप में हम दिखा देते H प्लस निकाला गया, और यहाँ OH, ये देखो ये SN1 के रास्ते ये रिएक्शन हो गया, SN2 के रास्ते वो रिएक्शन हो गया। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो अभी ये जो दो सवाल देखे, अभी तो स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया है, इसमें हमने देखा कि SN1 SN2 में कैसे फर्क आना शुरू हो गया, दूसरा देखा कि कैसे कब वाटर अगर है SN1 और एक्वस KOH, देखो अल्काइल हैलाइड, कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन रहा है। सर ये सब कहां पढ़ना है, अरे भाई 12th का पहला चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब तुम ही सोचो ना, हेलो अल्केन में क्या पढ़ना होगा, कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ा होगा उसी के बारे में पढ़ना होगा ना, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ना होता है, अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज, यानी कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पढ़ना है। अब देखो ये भी तो एक अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्काइल हैलाइड है, इसने दिखाया कि इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड से हमारा अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल। अब वाटर रखेंगे सिर्फ तो यहाँ SN1 और एक्वस KOH रखेंगे तो SN2। मेरा ख्याल है क्लियर है, मैं बोर्ड मिटाने वाला हूं,
मिटा रहा हूं जी, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब हम इतना करने के बाद आज की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आज जो पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं SN1 SN2 के साथ, वो पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। ये रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स, ईथर समझते हैं ना, उसका हाइड्रोलिसिस। संक्षेप में अगर बोले, मन लगा के पूरी क्लास देखेंगे। ROR डैश, ये ईथर है, ROR डैश ईथर है। सबसे पहला लाइन OH माइनस है और वाटर है, यानी कि ईथर का वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बेस है, बेस के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो सर कैसे होगा? पहली बात हम बताना चाहते हैं, नो रिएक्शन। यहां कुछ सीखने वाले हैं, देखो आगे के लिए हमेशा याद रखना, ईथर्स डू नॉट अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या मतलब है इसका, बताते हैं, सुनो 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 सुनो। देखो आपको याद है फ्री रेडिकल के जमाने से, जब फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ड्राई ईथर ऐसे करके सॉल्वेंट लेते थे, याद है आपको? क्या बोलते थे वहां? ईथर एक सॉल्वेंट के रूप में लिया गया, वो रिएक्ट नहीं करता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, याद है ना? हाँ याद रखिएगा, ईथर की पोलरिटी भी कम होती है, ईथर की रिएक्टिविटी भी कम होती है। अगर इस तरह से कहे तो शुद्ध शब्दों में दिमाग में बिठा लो, ईथर पर निगेटिव का अटैक नहीं होता। क्या बोला मैंने? ईथर पर निगेटिव का अटैक नहीं होता। यहां ईथर लिया और यहां OH माइनस बेस लिया। ईथर्स की हाइड्रोलिसिस अल्कलाइन मीडियम में नहीं होती, दिमाग में एकदम छाप लो, ईथर पर KOH ले आए और वाटर ले आए, रिएक्शन नहीं होगा। ईथर्स की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं होती। हां, हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, ईथर का वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, H+ के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगा, लेकिन ईथर की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ईथर पर निगेटिव का अटैक नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये बात यहां से पहला लाइन ही हमने ये बोला। अच्छा आप दूसरा सुनो, ROR डैश, ठीक है, H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया। या दूसरे शब्दों में इसी को क्या लिखते हैं? H3O+, या और क्या लिख के ला सकते हो इसको? डाइल्यूट H2SO4, एसिड और H2O, ठीक है ना? तो ईथर्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब पहले मैं बताता हूं आपको एक ट्रिक जो फटाफट क्वेश्चंस में काम आएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में तो कॉन्सेप्ट्स काम आता है, कॉन्सेप्ट्स हम बताएंगे, लेकिन पहले एक लाइन का ट्रिक सुनो। क्या करना है? सुनो सुनो, करना क्या है तुम्हें? ट्रिक की बात कर रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं हम? ट्रिक। अगर ईथर है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो, ट्रिक, तो तुम एक काम करो, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जिधर ऑक्सीजन है ईथर का, उधर वाटर का H दे दो, और जिधर ऑक्सीजन नहीं है
इधर ऑक्सीजन रह गया ना, ऐसे तोड़ा तुमने, तो वाटर का H दे दो, आज इधर नहीं है उधर OH दे दो। तो यानी कि ये बना दिया ROH और उसके अलावा बना दिया हमारा R-OH। मतलब हमने सीखा ईथर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर ये वाला पार्ट एक अल्कोहल बना दिया और ये वाला पार्ट एक अल्कोहल बना दिया। ये तो ट्रिक की बात हो गई। बता दूं जरा, अच्छे सवालों में, बढ़िया सवालों में ट्रिक नहीं चला करते भाई। ट्रिक से नहीं होता अच्छे सवाल। अच्छे सवाल तो कॉन्सेप्ट से होता है, तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले एक बार हमने ये भी देख लिया कि ईथर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से 2 मोल अल्कोहल बना, एक इधर वाला और एक इधर वाला। पक्का? सर हमको ये बताइए ना आप कि अगर ऐसा है तो हमने ये लिया एक सवाल और इसके साथ हमने ये रिएक्शन कराना है, ठीक है? क्वेश्चन देख लीजिए। ईथर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ईथर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म, हम चलेंगे मैकेनिज्म, और हम नहीं चलेंगे अब उत्साह, उमंग और कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तुम्हें आने लगा है, तुम्हें आता है, तुम्हें यह महसूस करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। केवल फॉलो करने से सवाल नहीं बनेगा। हां, शुरुआत में थोड़ा स्लो चल सकते हैं, पर कोशिश करें कुछ सोचने का। चलिए हम आपको सोचना सिखाते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन लिया है COCC 18। एकदम माइंड को फ्रेश रखेंगे। H3O+, ठीक है दोस्त? हम पहले भी बता चुके हैं, कभी भी H3O+ जब होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का अटैक O+ पे नहीं होता। ये बात बहुत बार चल चुकी है। H3O+ में H पे अटैक हुआ, O कॉलोन पर H पे अटैक किया, जैसे अटैक किया ये बॉन्ड टूट गया। पक्का ना? कई बार बात हो चुकी है ना। इस पे नहीं अटैक होता क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल खाली नहीं है और इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला तैयार नहीं है। इस H पे अटैक होगा और जैसे अटैक होगा ये बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए अब क्या लिखिएगा बताइए। अब लिखेंगे सर हम COCC प्लस, और यहां क्या बच गया? अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गया ना, थोड़ा सा एक बार फिर से बताते हैं। एक चीज बताना भूल गया सर, हमको मैकेनिज्म की जरूरत क्या है? हमको मैकेनिज्म की जरूरत क्या है? हम ट्रिक से बना देंगे सर। फंस जाओगे बेटा, थोड़ा फंस जाओगे आप। क्यों? ये 16 नहीं 18 है, ये 16 नहीं 18 है और यहां 16 वाला ऑक्सीजन है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको इतना समझ में आ रहा है ये अल्कोहल बनाएगा, ये भी अल्कोहल बनाएगा, पर कौन से अल्कोहल के ऑक्सीजन में 18 वाला ऑक्सीजन होगा और कौन से 16 वाला? ट्रिक ना बता सकता है, कौन बताएगा? मैकेनिज्म बताएगा। इसलिए मैकेनिज्म की जरूरत पड़ रही है। समझ गए? हाँ, ये शुरू करने से पहले ये आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए ना, क्यों मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है? चलिए आई, अब बताओ। देखो देखो ध्यान से देखना, पूरी क्लास ध्यान से देखेगी। O ने H को दिया, O के साथ H जुड़ गया। जब O के साथ जुड़ा है तो O पर क्या आएगा? प्लस, और ये H2। चलो अब बात करते हैं भाई मेरे, जरा देखना ध्यान से। वाटर है, अरे वाह वाटर, तू कौन है? बोला मैं सॉल्वेंट हूं, अच्छी बात है। बोला मैं न्यूक्लियोफाइल भी हूं, बढ़िया बात है। तू सॉल्वेंट भी है, तू न्यूक्लियोफाइल भी है, तू सॉल्वोलिसिस करने आया है, तेरी इच्छा क्या है? बोला मेरे को SN1 करा दो, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है, मैं SN1 करना चाहता हूं। अच्छा, पहले पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग वाटर एक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो SN1 को फेवर करता है। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जो वीक होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, बिल्कुल। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1, बिल्कुल फेवर्स। इसकी दिली तमन्ना है SN1 हो जाए, असॉल्वोलिसिस भी दिख रहा है, ठीक है। अब बात आते हैं
न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट में चारों चीज को पहले पता तो करो, चारों अपने सामने लाओ, वाटर न्यूक्लियोफाइल, वाटर सॉल्वेंट। अब देखो जरा, ये कह रहा है मैं आर हूं, ध्यान देंगे सारे लोग यहां, कॉपी कलम छोड़िए, यहां देखिए, मैं ये कह रहा है मैं आर हूं अल्काइल, और ये कह रहा है मैं हूं लिविंग ग्रुप, मैं हूं लिविंग ग्रुप, ये कह रहा है मैं अल्काइल आर हूं, और ये कह रहा है मैं हूं लिविंग ग्रुप। ये आर तो ये लिविंग ग्रुप। सर रुकिए ना, ये आर तो ये लिविंग ग्रुप पकड़ना पड़ेगा। ये कौन? न्यूक्लियोफाइल भी, सॉल्वेंट भी। आइए जरा, ये अगर आर, ये आर अल्काइल तो ये लिविंग ग्रुप, और अगर ये आर तो ये लिविंग ग्रुप। अच्छा देखते जरा मन लगाकर, ए भाई तेरी डिग्री क्या? बोला 1 डिग्री, ये बोला 1 डिग्री, 1 डिग्री में SN1 नहीं होता। तेरी डिग्री क्या? बोला 1 डिग्री। 1 डिग्री, कार्बन की 1 डिग्री कब होती है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। कार्बन की 1 डिग्री 2 केस में होती है, एकदम शुरुआत में पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक के। एनसीईआरटी कहता है अगर कार्बन एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, या किसी साइड से कार्बन से नहीं भी जुड़ा है, किसी साइड से कार्बन से नहीं भी जुड़ा है, तब भी उस कार्बन की 1 डिग्री। मीथेन में कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। इथेन में भी कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है। मीथेन में कार्बन किसी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा है, फिर भी उस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। 1 डिग्री कब होती है? जब एक साइड से कार्बन जुड़ा हो या किसी साइड से नहीं जुड़ा हो, दोनों ही केस में 1 डिग्री होती है। इसकी भी 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्या 1 डिग्री के केस में SN1 होगा? कदापि नहीं होगा। अरे वाटर बोला मेरी दिल्ली इच्छा थी SN1 की, भाई तू खड़े के खड़ा रह गया, ये देखता रह गया भाई, इसके बस का अब नहीं रहा, इसमें पूरा दम लगाया, लेकिन SN1 नहीं करा सकता क्योंकि कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। तो फिर रास्ता क्या बचता है? मैं फिर से वो लाइन याद दिलाऊं जो कुछ देर पहले बोला था। क्या मैंने ये बोला क्या कि वाटर के केस में SN2 नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, बिल्कुल नहीं बोला है। ठीक है सर, तो जब SN1 होगा ही नहीं, यहां होगा कौन सा रिएक्शन? SN2 होगा। अच्छा SN2 में ये बताओ, कम हिंड्रेंस वाले पे अटैक करेगा कि ज्यादा हिंड्रेंस वाला? सर SN2 वहां बेहतर होता है जहां हिंड्रेंस कम होता है। अच्छा ये है मिथाइल और ये है इथाइल, हिंड्रेंस यहां कम है। देखो SN2 में आना जाना साथ साथ होता है, ये आ रहा है कम हिंड्रेंस पे अटैक करने आ रहा है। देखो ये आया और ये टूटा, ऐसे होगा अटैक पूरे लॉजिक के साथ। तो अब क्या लिखोगे बताओ? हम लिखने वाले हैं ये C है यानी कि CH3 है, चलो CH3 लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। और इस पर आ गया OHH प्लस, और इसके अलावा ये हो गया CC इधर ही लिखो ऐसे CC, और ये 18 वाला OH इसके साथ रह गया। और ध्यान से देखें तो -H प्लस करके H प्लस हटा दोगे यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया CH3OH। अब देख लो आंसर, ये CH3OH हो गया तुम्हारा 16 वाला, और ये इथाइल वाला पार्ट हो गया 18 वाला। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, ये और ये दो तरह के अल्कोहल बनेंगे। अब देखो 18 वाला किसके साथ गया? अब ये तो बिना मैकेनिज्म के नहीं पता चलता, ये तो बिना मैकेनिज्म के नहीं पता चलता। अरे सर थोड़ा बहुत हम लोग सोच लेंगे ना, कैसे? देखो ना सर, थोड़ा एक अपने से ट्रिक बना लेते हैं। अपने से कैसे बना लोगे? सर ये एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ 16 वाला दे दिया, कम वाला, कार्बन की संख्या कम थी तो कम वाला ऑक्सीजन दे दिया, ये ज़्यादा कार्बन था तो ज़्यादा वाला ऑक्सीजन दे दिया, 18 वाला। ऐसे थोड़े होता है दोस्त। क्यों सर? ऐसे लिख दिया, हमारा आंसर तो आ गया 18। मैंने तू कह रहा है कम कार्बन जिसमें है उसके साथ 16 वाला और ज़्यादा कार्बन वाला 18 वाला। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी तुम्हारा ये कंसेप्ट जो है उस पर भी देखते हैं। ये पहले मिटाऊं मैं इसको, ये मिटाऊं इसको, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए पहले इसको मैं मिटाता हूं। चलिए अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा रहे दोस्त,
ईथर फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। चलो एक बार तुम ट्राई करो, कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो हिम्मत बढ़ी होगी। चलो करो 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 करो, 1 मिनट गिन के 1 मिनट फटाफट करो तो जरा इस क्वेश्चन को करो करो, हमको पक्का भी विश्वास है तुम जरूर कर लोगे, करो जरा। हो गया होगा, चलो करेंगे करेंगे भाई, मैकेनिज्म से करेंगे। देखिए जरा, देखिए, देखो COCCCC यहां तुम्हारा है 18 और H3O प्लस पर अटैक कर रहे हैं, H3O प्लस पर, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे। O अपना लोन पेयर इस H को देगा, जैसे देगा ये बॉन्ड टूट देगा, तो क्या होगा बताओ। COCCCC H क्या दोस्त समझ में आ रहा है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही कहानी, जैसा यहां कहानी था वैसी कहानी, अब यहां बात आ गई वाटर। फिर से पूछा गया वाटर तेरी दिल्ली तमन्ना क्या है? इसने बोला SN1। भाई कोई मेरे को SN1 करा दो। बोला अच्छा ठीक है, तेरी बात सुनी जाएगी। अच्छा देखो, इधर ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन, ये कार्बन R, तो ये लिविंग ग्रुप, और ये इधर कार्बन, अगर इसको माना जाए R अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया लिविंग ग्रुप। पहचानो, ये अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया लिविंग ग्रुप। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब बताओ तेरी इच्छा क्या है? बोला SN1, इसने बोला SN1। तो जब SN1 है तो पहले बोलो इसको तोड़ दो, क्योंकि यहां SN1 हो सकता है, क्योंकि यहां 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। ये रास्ता SN1 की तरफ जा रहा है, SN1 के थ्रू जा रहा है। तो जब तोड़े इसको तो ये हो गया CH3OH 18, ये वाला इधर आ गया, एक तो ये बन गया प्लस, यहां आ जाओ, इसको ऐसे लिख दे C, और यहां क्या आ गया प्लस कार्बोकैटायन। पहले कार्बोकैटायन बन गया भाई, कार्बोकैटायन बन गया, ये लिविंग ग्रुप अलग हो गया। अब ये अगले स्टेप में ये जो आपका था अटैक करेगा ये, तो जैसे अटैक करेगा C, और यहां OH प्लस, बाद में ये निकल जाएगा। तो हमारा बन जाएगा क्या बताओ? हमारा बन जाएगा COH। अब देखो, तुमने तो कहा था बड़े वाले कार्बन जिसमें कार्बन ज़्यादा है उसमें 18 वाला देंगे। अब इसके साथ तो 16 वाला आ गया, और यहाँ आ गया 18 वाला। तो मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। यहाँ SN1 इसलिए हुआ क्योंकि 3 डिग्री कार्बन था, यहाँ 1 डिग्री इधर भी था, इधर भी 1 डिग्री था, इसलिए SN1 हो नहीं सकता, इसलिए SN2 हुआ। क्या बात समझ में आ रही है?
चलो, अगर बात समझ में आ रही है तो सॉरी, अगर बात आपको समझ में आ रही है तो चल भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ। तुम करोगे इस बार, ठीक है? चलो करो, 1 मिनट का समय। एक मिनट का समय है। तब तक पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम, क्योंकि मैं उधर मिटाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूं उधर। क्या दोस्त, बनाया जाए? चलिए देखते हैं। अगर हम H3O+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसका क्वेश्चन तो लिखा हुआ आपका है ही, देखिए HOH+, सबसे पहले इस O का लोन पेयर इस H पे अटैक किया, जैसे अटैक किया ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है? तो इससे क्या हुआ? ठीक है, इस O पे आ गया प्लस, और इसके अलावा कौन है यहाँ? वाटर है। वाटर तो SN1 चाहता है, कहीं स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो, वो काम करना चाहेगा ये, ठीक है? तो जब ये काम करना चाहेगा तो ये बॉन्ड अगर तोड़ेगा, यहाँ ये अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ प्लस आएगा, ये इस रिंग को एंटी एरोमेटिक बना देगा। ये बॉन्ड अगर तोड़ते हैं तो यहाँ प्लस आएगा, ये इस रिंग को क्या बना देगा? एंटी एरोमेटिक बना देगा। और अगर हम ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ जो प्लस आएगा इस रिंग को एरोमेटिक बना देगा। तो ये ऐसे टूटेगा दोस्त, ऐसे टूटेगा। तो जब ऐसे तोड़िएगा तो ये आया OH18, ठीक है? ये इधर 18 वाला इसके पास आ गया, यहाँ नहीं तोड़ सकते, ये प्लस इसको हाईली अनस्टेबल बना देगा, एंटी एरोमेटिक बना देगा, ये एरोमेटिक बनाएगा, ठीक है?
अब क्या करिएगा, अब करेंगे एक काम, अब वाटर का अटैक यहां करा देंगे। नहीं दोस्त, एक और चीज तुम्हें सोचना चाहिए। इसका जब रेजोनेंस कराओगे, एक स्ट्रक्चर जो है ऐसे होगा, प्लस यहां, ठीक है, और अगला स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होगा। ये इधर, ये इधर, यहां प्लस आ गया। अब देखो एरोमेटिक भी है और ये 3 डिग्री भी है, ये 2 डिग्री था, यहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये प्लस यहां आ जाएगा। रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो होता ही है। और अब वाटर अटैक करेगा, अब वाटर अटैक कर देगा, यहां -H+ दिखा देंगे, और यहां पर कहानी क्या हो गया बताओ? कहानी यहां हो गया ऐसे, ये है, ये है, ये है, और वाटर अटैक किया H+ का, तो यहां आ गया तुम्हारा अप साइड डाउन साइड दोनों साइड से अटैक करेगा। तो इसका मतलब तुम्हारा एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, चले आगे। ठीक, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले क्या बताया था हमने? क्या बताया था कुछ देर पहले? ईथर्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ और भी सीखने लायक है। सवाल के जरिए सीखते हैं। एक सवाल हमारा ये है, ठीक है, आप एक बार ट्राई करें। दूसरा सवाल हमारा ये है, एक और लिख लेते हैं। चलो, 3 सवाल है। सर ये साइक्लिक की तरह है, कोई बात नहीं, सोचिए जरा, 2 मिनट सोचिए, फिर हम बताएंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले आए। चलिए किया जाए, बिल्कुल तैयार हैं आप। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले कैसे शुरू करें मैकेनिज्म इसका। अट्ठारह है H3O प्लस, अटैक किया, ये बॉन्ड तोड़ा, समझ में आ रहा है इतना। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक लाइन याद आ रहा है, एक लाइन, कि कौन सा लाइन सर? अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसके उस कार्बन पर होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। अब बताओ, यहां अटैक करेगा कि यहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा कि यहां अटैक करेगा? ये कहानी SN1 SN2 से करने की कोशिश नहीं करना, ये कहानी उससे करने की कोशिश करना। क्या कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो और उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज हो, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होना चाहिए? उस कार्बन पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। ऐसे अटैक किया और ये बॉन्ड टूट गया। तो जैसे ये टूट गया, देखो अब देखो क्या अंतर आएगा। OH 18 ये टूटा, और यहां क्या रह गया दोस्त बताओ? यहां क्या रह गया? यहां ऐसे मिथाइल, ये टूट गया है। और अब ज़्यादा नहीं लिखूंगा यार, अटैक करेगा तो H+ हट जाएगा, इतना समझ में आता है आपको। दैट इज क्या हो गया? दैट इज क्या हो गया? ध्यान से देखो, कार्बन 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 के साथ मिथाइल, मिथाइल वाले कार्बन पर OH 16 वाला और इस वाले कार्बन पर OH 18 वाला। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक सिंपल सी बात थी, पुरानी बात, जिसको यूज में किया। 3 मेंबर का साइकिल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पर हुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ। अब यहां आते, ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है सर, ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है सर, पर दोनों में अंतर है। सर आपने बोला था ईथर पर निगेटिव का अटैक नहीं होता, ईथर पर निगेटिव का अटैक नहीं होता। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इस ईथर की नो रिएक्शन, ये ईथर है, साइक्लिक ईथर ही सही पर ईथर है, निगेटिव का अटैक नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहां होगा, ये भी तो ईथर है सर, इस पर आप निगेटिव का अटैक क्यों करा रहे हो? सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना। 3 या 4 मेंबर का जो साइक्लिक ईथर होता है, 3 या 4 मेंबर का जो साइक्लिक ईथर होता है, वो एंगल स्ट्रेन से पीड़ित होता है, उसमें एंगल स्ट्रेन होता है। ये तो समझते हो पहले से। अरे भैया 60 के आसपास का एंगल बन रहा है, एंगल स्ट्रेन है। तो ये चाहता है कि हमारा एंगल स्ट्रेन से हमको मुक्ति मिल जाए, इसलिए दिमाग में डाल लो, अगर साइक्लिक ईथर है, पहले तो नॉर्मल ईथर की बात करो, ए साइक्लिक ओपन चेन ईथर, उस पर निगेटिव का अटैक नहीं होता, ये बोल दिया मैंने। 3 या 4 मेंबर का साइक्लिक ईथर हो, एंगल स्ट्रेन से मुक्त होना चाहता है, इस वजह से उस पर निगेटिव का अटैक होता है। लेकिन 4 मेंबर ऑनवर्ड्स, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ऐसे साइक्लिक ईथर पर निगेटिव का अटैक नहीं होता, क्योंकि अगेन
5 और 6 मेंबर के साइक्लिक ईथर में एंगल सफिशिएंट हो जाता है, वो एंगल स्ट्रेन से पीड़ित नहीं होते। ये बात हम लिखवा भी देंगे यहां पर। समझ में आया आपको यहां रिएक्शन क्यों नहीं हुआ और यहां रिएक्शन क्यों होगा? मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है। चलो तो अब यहां रिएक्शन करेगा मैकेनिज्म, एंगल स्ट्रेन है ना यहां। चलिए बताइए सर, ये आया ऐसे, OH माइनस शुरुआत करेगा। अब बताओ, फिर से वही बात, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा? उसके उस कार्बन पर होगा जो लेस हिंडर्ड होगा। देखो इस केस में ये इस कार्बन पर अटैक किया था, लेकिन ये वाला इस केस में इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये ज्यादा हिंडर्ड है, ये कम हिंडर्ड है, ऐसे टूटेगा। ये अटैक लेस हिंडर्ड पर करेगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा बताओ? फर्क ये पड़ेगा सर कि यहां आपका आ जाएगा OH और ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां O18 पे माइनस। अब ये वाटर से H+ छीन लेगा माइनस वाला, और कैटलिस्ट की तरह से OH माइनस हमारा अलग हो जाएगा। और यहां पर अब हम आंसर लिख दें, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इस कार्बन पर OH, और जिस कार्बन पर मिथाइल था, जिस कार्बन पर हमारा मिथाइल था, चलो C ही लिख के छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, C लिख के छोड़ो। इस वाले कार्बन पर आपका क्या आ गया? OH18। अब देखो दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चन के प्रोडक्ट में अंतर है। तो देखो सेम कंपाउंड, लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, तो दोनों में अंतर आ गया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। यहां लिख देते हैं, साइक्लिक ईथर्स ऑफ 3 और 4 मेंबर्स undergo alkaline hydrolysis but not cyclic ethers having more than 4 members। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मिटाएंगे। सर ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हमें किस चैप्टर में पढ़ना है? अगर एनसीईआरटी जाएं तो किस चैप्टर में पढ़ना है? एनसीईआरटी में 12th में जो ऑर्गेनिक का जो सेकंड चैप्टर है, अल्कोहल फेनॉल ईथर्स, अल्कोहल फेनॉल ईथर्स, हेलो अल्केन और हेलो एरीन के बाद है, उसमें सर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है। जी हाँ, पढ़ना है हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। चलिए मिटा रहे हैं इसको हम। चलो थोड़ा सा एक चीज़ का जिक्र कर ले, क्योंकि वहाँ से अगले दिन कहानी शुरू करेंगे। अच्छा ये देखो, एक चीज़ सिखाना चाहते हैं, रिएक्शन नहीं, एक चीज़ और है। अच्छा पहले ये बताओ, RCH डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? ये एल्डिहाइड होता है,
क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड होता है। आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ, ये आपका कीटोन होता है, पता है ना आपको, होता है। एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं। अब यहां से एक बात समझो जरा, एक बात समझो, आर सी एच ये एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड ओ को हटा दिया जाए तो दो वैलेंसी फ्री हो गई। सुनो तो जरा, डबल बॉन्ड ओ को हटा दिया जाए तो दो वैलेंसी फ्री हो गई और दो सिंगल बॉन्ड रहे। कैसे? मतलब एक अलग चीज है ये, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम उससे रिलेट करके इसको बता रहे हैं। वहां डबल बॉन्ड होता है, यहां दो सिंगल बॉन्ड अगर हो, एक हो OH और एक हो O के साथ कार्बन OR डैश, ये R और R डैश सेम भी हो सकता है और या डिफरेंट भी हो सकता है। R और R डैश सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। R C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड था, R C H डबल बॉन्ड O को हटा करके OH और OR डैश, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटल। एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O को हटा करके OH और OR डैश लगा दें, एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक OR इथेरियल ग्रुप, समझ रहे हो? ये हेमी एसिटल है। अगर हमारा इसी से पहले आ जाइए, पहले आप इसी से आ जाइए, आर सी एच और डबल बॉन्ड O की जगह OH नहीं, दोनों OR डैश और OR डबल डैश, OR डैश और OR डबल डैश। यहां OH और OR था, अब OH नहीं हो, डबल बॉन्ड की जगह OR डैश और OR डबल डैश, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त एसिटल। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल। अगर एक OH रह गया और एक OR डैश तो ये हेमी एसिटल है। दोनों माने O के साथ कार्बन आ गया, OH नहीं रहा, तो ये एसिटल है। अब ये तो हमें बनता दिख रहा है इन दोनों से। अब कीटोन से भी उसी तरह की कहानी यहां लिखता हूं, ठीक है ना? कीटोन से भी उसी तरह की कहानी, RCR डैश। अब ये पकड़ लीजिएगा आप, O हटा के OH और OR डैश, एक OH और एक OR डैश, R डैश था तो डबल डैश कर लो। ये तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हेमी कीटल। कीटोन से बना हेमी कीटल। पकड़ में कैसे आएगा? एसिटल है या कीटल है या हेमी कीटल है? एसिटल वाला एल्डिहाइड से होगा RCH, कीटल या वाला होगा RCR डैश। अच्छा, तो सर इसी तरह से कीटल भी होगा, बिल्कुल, RCR डैश, OR ट्रिपल डैश, OR डबल डैश। यहाँ OH नहीं हुआ, C डबल बॉन्ड O हटा के OR डबल डैश, OR ट्रिपल डैश, इसको बोलेंगे हम लोग कीटल। तो सबसे पहले पकड़ना है कि क्या होता है हेमी एसिटल, क्या होता है एसिटल। इसको ऐसे समझ ले हम लोग, ये एल्डिहाइड कीटोन तो इधर था ही, ये हमारा हो गया ऐसे, ये एल्डिहाइड और कीटोन था, ठीक है ना? तो देख लो अच्छे से एक बार, क्योंकि अभी हम आपसे पूछने वाले हैं, क्वेश्चन देंगे, पूछेंगे ये हेमी एसिटल है या एसिटल है या कीटल है या क्या है, ठीक है? आपकी सुविधा के लिए मैं इधर रहने भी देता हूं, इधर रहने दे रहा हूं, और ये एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल होते हैं, बस इसको मिटा रहा हूं, उसको रहने दे रहा हूं। आप रेफरेंस से अभी कंपेयर करिएगा। चलिए, अब मैं पूछने जा रहा हूं आपसे, तैयार हैं आप? चलो दोस्त बताओ, CH3 COH OC2H5H, ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये हेमी एसिटल है या एसिटल है या हेमी कीटल है या कीटल है?
तो सर हम कार्बन पर देख पा रहे हैं एक तरफ कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड वाला हिस्सा दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, और डबल बॉन्डों की जगह OH और OC2H5। सर ये तो ये वाला टाइप है ना, तो ये क्या हो गया बताओ सर, ये आपका हो गया हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ठीक है दोस्त, अच्छा सावधानी से बताना, अगर हमारा सवाल ये रहे, ये है हमारा सवाल, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, हेमी एसिटल का एग्जाम्पल है, एसिटल का एग्जाम्पल है, हेमी कीटल का एग्जाम्पल है, कीटल का एग्जाम्पल है। बताएंगे दोस्त किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है। अटपटा टाइप का नहीं बोलना है, देखो देखो ध्यान से, पहले कार्बन की चारों वैलेंसी बनाने की आदत डालो। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, देखो देखो यहां पर ये रहा कार्बन, कार्बन पे ये कार्बन है और यहां एक हाइड्रोजन भी है, अरे चार वैलेंसी होगा ना, कार्बन और हाइड्रोजन, और इधर क्या हो गया OC और इधर OH, कार्बन पे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, OC और OH। अरे सर ये भी हमारा हेमी एसिटल है। क्या दोस्त है ना, चलो गलती कर दिए, अब तो नहीं करोगे ना, ठीक है चलो ये वाला बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, अब गलती मत करना। क्या दोस्त क्या है ये क्या है, देखिए सर ये रहा कार्बन, कार्बन पे कार्बन और H, अब यहां क्या है, इधर भी OC और इधर भी OC, O के साथ कार्बन जुड़ा है, कार्बन के साथ कार्बन और H है तो एल्डिहाइड से, और दोनों तरफ OC और OC, OH नहीं है, तो ये हमारा एसिटल का एग्जाम्पल हो गया। दिस इज एसिटल, दिस इज एसिटल, पक्का। ये वाला तो बना दिए होगे कि ये भी गड़बड़ कर दिए, अच्छा गड़बड़ कर दिए तो अब मत करना, इस बार तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो चलो ये बताओ, ये बताओ कीटल की हेमी कीटल, कीटल की हेमी कीटल, हेमी कीटल, तो फिर गड़बड़ कर दिए तुम। ये रहा कार्बन, कार्बन पे कार्बन और H, OC, इधर भी OC, अरे बस यही जाके आगे साइकिल बना दिया है तो OC, तो इसका मतलब ये कीटल उटल नहीं है भाई, ये भी एसिटल है, पिछले वाला जैसा ही, ध्यान से देख लो। चलो लास्ट, आज का लास्ट, चलो ये तो सिंपल है सर, कार्बन से इधर कार्बन और कार्बन जुड़ा है, कार्बन से दोनों तरफ कार्बन, और OC सर कीटोन वाला पार्ट है, कार्बन से कार्बन कार्बन, और O के साथ C और O के साथ C, तो ये हेमी नहीं होगा, ये कीटल होगा, कीटल। अब मैं ये क्यों ले रहा हूं बता देता हूं, ये अगले दिन इनका हाइड्रोलिसिस पढ़ूंगा, आते आते अगले दिन पहले इसकी हाइड्रोलिसिस से शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि हो ना हो एक तरह के तो ईथर है ये सब,
क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा है, यहाँ भी लगा है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा है। तो हम अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, हम इनकी हाइड्रोलिसिस शुरू करेंगे। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आज शाम में रात में 10 बजे हमारा प्रैक्टिस सीरीज 3 है, 3rd सीरीज करने जा रहे हैं। और कुछ बच्चे गायब रह रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। बाबू एक बात याद रखना, मैं कब गायब कर दूंगा वीडियो आपको पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिस सेशन इसलिए है कि आप लाइव आएं और प्रैक्टिस करें। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आज नहीं करेंगे कल मिल जाएगा, किसी भी समय गायब हो सकता है और आपको उसकी भनक भी नहीं लगेगी, याद रखिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं 10 बजे रात में और कल फिर क्लास के लिए तो मिलेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।